इनकी शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम विराट था और विराट फोन पर बात करता हुआ अपने कमरे की ओर आ रहा था। डोरबेल बजती है। ये विराट पर आते ही हमला कर देता है। तब विराट बचने की कोशिश करता है, पर ये आदमी तो विराट को एक चमकदार रस्सी से गला घोट कर उसे मार डालता है। अरुण नाम के मुंबई कमिश्नर आते हैं जो विराट की लाश देखकर बड़े ही ध्यान से देखता है तो उसको विराट के जैसे कुछ और मर्डर्स की याद आ जाती है जिनको सेम तरीके सेम पैटर्न से अंजाम दिया गया था। फिर वो सेंट्रल जेल में फोन करके जीनत के बारे में पूछता है जिसने आज से 25 साल पहले इसी तरह कई लोगों को मारा था, लेकिन वार्डन बताती है कि इस समय वो सो रही है। फिर कीमा न्यूज में जीनत देखती है कि एक रिपोर्टर बता रहा था कि विराट नाम के एक एक्टर की इस रस्सी से कत्ल कर दिया गया है। ये देखकर जीनत चौंक जाती है। तभी ड्री जीनत से मिलने के लिए जेल में जाता है। कमिश्नर को देखकर जीनत खुश हो जाती है। फिर वार्डन के जाने के बाद अरुण जीनत को मिसेज देश पांडे कहकर पुकारता है। दरअसल ये दोनों पूरे 25 साल बाद मिल रहे थे और देश पांडे को इन्होंने ही पकड़ा था। फिर देश पांडे कहती है कि मुंबई में जो भी कत्ल हो रहे हैं तुम्हें क्या लगता है वो मैं कर रही हूँ? कमिश्नर कहता है हाँ। पांडे कहती है कि मैं इस समय जेल में बंद हूँ और बाहर कोई और है जो मेरी नकल कर रहा है और वो कौन है ये पता लगाने में मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। फिर वो पूछती है कि उस खूनी ने अब तक कितने लोगों को मारा है। कमिश्नर बताता है 3 और वो भी एग्जैक्ट तुम्हारी नकल करके। फिर देश पांडे कहती है कि फिर तो वो अभी 5 मर्डर और करेगा। अगर आप लोगों ने मेरी हेल्प नहीं ली तो बहुत देर हो जाएगी। मैं उसको पकड़वा सकती हूँ क्योंकि मैं उसके जैसे सोच सकती हूँ, लेकिन बदले में मुझे भी कुछ चाहिए। सीमा को जंगल में बने एक घर के अंदर शिफ्ट कर दिया जाता है और यहाँ अरुण और तेजस सीमा को विराट के क्राइम स्पॉट पर लेकर आते हैं। तो यहाँ सब कुछ देखने के बाद सीमा कहती है कि इस किलर ने तो विराट के हाथ में ट्रॉफी भी रखी थी जैसा मैंने अपने तीसरे मर्डर में किया था। फिर सीमा कहती है कि मेरी फाइल पढ़ने के बाद ही किलर ने ये सब मर्डर शुरू किए होंगे, वरना किसी को कैसे पता चलता कि मैंने किस तरीके से मर्डर किए हैं। तब अरुण बताता कि वो फाइल तो केवल 6 लोगों ने पढ़ी है। तो सीमा कहती है कि फिर तो उनमें से कोई किलर के बारे में जानता होगा। अब 6 लोगों में से 3 की तो मौत हो गई और एक जज है 75 साल के। उन्होंने बताया कि उन्होंने सीमा वाली फाइल ही जला दी थी, इसलिए बचे आप और एक लॉयर दारू वाला। तो ये कहकर तेजस सीधा दारू वाला से मिलने आता है और जब दारू वाला सीमा के केस की फाइल ढूंढने लगते हैं तो उन्हें वो कहीं भी नहीं मिलती। इसलिए दारू वाला कहता है कि जरूर मेरे भांजे ने वो फाइल चुरा ली होगी, बस आवारा की तरह घूमता रहता है। तभी घर पर होश आने लगता है और तेजस होश को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसे देखते ही होश वहाँ से भाग जाता है। जस होश को अरेस्ट कर लेता है। उन 3 मर्डर की फोटो दिखाकर कहता है कि कन्फेस कर ले कि तूने ये मर्डर किया है। पर होश कहता है कि मैं कन्फेस तो कर लूंगा, पर इससे पहले मेरी एक शर्त है, मुझे सीमा से मिलना है। तेजस वहाँ से बाहर आता है और वो सीधा सीमा से आकर मिलता है। फिर वो सीमा को सब कुछ बता देता है कि होश आपसे मिलना चाहता है, तो सीमा भी मान जाती है। खैर फिर सीमा पूछती है कि सच बताओ, तुमने वो खून नहीं किए ना? तब होश कहता है कि मैं नहीं मारा है, लेकिन सीमा मना करती है और कहते कि तुम बस मारने की बातें कर सकते हो, तुम्हारे बस का खून करना नहीं है। ये सुनकर तो होश रोने लगता है और सीमा अरुण से कहती है कि होश ने कोई कत्ल नहीं किया, वो बस ऐसी बातें बना रहा था और मुझे लगता है कि अभी खूनी कहीं बाहर घूम रहा होगा। फिर सीमा देश पांडे इमोशनल होकर कहती है मैं जीना चाहती हूँ अपने बेटे के साथ। तुम्हारी माँ किसी एक्सीडेंट में नहीं मरी थी, बल्कि वो इस समय तुम्हारे सामने खड़ी है। तेजस वो पैकेट खोलकर देखता है जिसमें एक फोन और एक लेटर था। फोन में मर्डर की कुछ तस्वीरें थी और लेटर में लिखा था कि मैं कल 12 बजे फोन करूंगा, मुझे सीमा देश पांडे से बात करनी है। सीमा देश पांडे के पास पहुंच जाते हैं और कातिल के फोन आने का इंतजार करते हैं। तभी बताए हुए समय पर उस किलर का फोन आ जाता है और फिर वो लोग फोन को टैप करने लगते हैं। तभी जब सीमा देश पांडे फोन उठाती है तो कातिल कहता है कि आपसे बात करना मेरा सौभाग्य है, मुझे अपना शिष्य ही समझो। तभी तो सीमा कहती है कि मैं उम्मीद करती हूँ तुम भी मेरी तरह दरिंदों को ही मारते होगे। 4 को तो तुम मार चुके हो, 5वां सिलेक्ट किया? कातिल कहता है अभी तक तो नहीं। लीना पूछती है कब? कातिल कहता है जब 5वां आदमी मिल जाएगा तब। उम्मीद है आज रात मिल ही जाएगा। फिर कि वो आईपी यूज कर रहा है, इसलिए उसको ट्रेस करना मुश्किल है। फिर सीमा देश पांडे कहती है कि मुझे लगता है कि किलर एक औरत है। फिर कमिश्नर कहता है कि ये भी तो हो सकता है कि वो ट्रांसजेंडर हो। सीमा कहती है ये जो भी है मेरी तरह बिल्कुल भी नहीं है, ये लोगों को इसलिए मार रहा है, या तो उन्होंने इसको ठेस पहुंचाई है या फिर इसका कोई नुकसान किया है। तेजस कहता है कि अब हमें उसके 5वें मर्डर तक का वेट करना होगा।
फिर तेजस अपनी माँ को एलेक्स की दी हुई फोटो दिखाता है और कहता है कि एलेक्स आपसे मिलना चाहता है। उसको नहीं पता कि आपने ही उसके पिता को मारा था। वो आपको भगवान मानता है। फिर सीमा कहती है कल ले आना, मैं उसको जरूर मिलूंगी। एलेक्स को लेने के लिए निकल पड़ता है। दूसरी तरफ एलेक्स उस आदमी को कहता है कि अभी मुझे जाना है, हम फिर कभी बात करेंगे। फिर जैसे ही एलेक्स तैयार होने लगता है, वो आदमी अपने एलेक्स का काम तमाम कर देता है। तेजस देखता है कि एलेक्स मरा पड़ा है और उसके गले में वही ग्रीन कलर की रस्सी लिपटी हुई है। किलर का फिर से फोन आ जाता है। कातिल कहता है कि मैंने आपसे वादा किया था, 5वां खून करके मैं आपको फोन जरूर करूंगा। सीमा कहती है तो एलेक्स भी बाकियों की तरह दरिंदा निकला। कातिल कहता है हाँ, उसने मेरे प्यार की कदर नहीं जानी। तेजस सीधा सेफ हाउस पहुंच जाता है और श्वास उर्फ शेफाली के बारे में डिस्कस करता है कि वो अक्सर जिसके साथ भी जाती है या जाता है अपना जेंडर छुपा लेती है। वो समय है जब सीमा देश पांडे ने श्री राम गोखले को मारा था। अगले दिन जब पुलिस वाले वहाँ पर पहुँचते हैं तो श्री राम गोखले का बेटा श्वास लड़कियों की तरह तैयार होकर ये सब कुछ देख रहा था और मन ही मन खुश भी हो रहा था, क्योंकि उसकी अपने बाप से जान जो छूट गई थी। अब वो सीमा देश पांडे से मिलने के लिए हर रोज जाने लगा, जो कि उसको बिल्कुल अपने बेटे की तरह ही प्यार करती थी। श्वास थोड़ा और बड़ा हुआ तो वो अपनी माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ आया ताकि वो खुद की प्लास्टिक सर्जरी करवा सके और अपना जेंडर चेंज कर सके। तो फाइनली वो एक लड़की बन गया, जो कि कोई और नहीं बल्कि तानवी की फ्रेंड दिव्या थी। इस समय वो कातिल सीमा देश पांडे को धमकी देती है तो सीमा तेजस को पूछती है कि कौन तुम्हें सबसे ज्यादा खुशी देता है। तेजस कहता है कि मेरी पत्नी तानवी। फिर सीमा पूछती है कि तुम्हें तानवी से किसने मिलवाया था। ये बात सुनते ही तेजस को दिव्या का ख्याल आ जाता है और वो सीधा अपनी वाइफ के पास फोन करने लगता है। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी वाइफ से बात कर पाता, उनके घर की बेल बजती है और तन्वी जाकर दरवाजा खोल देती है। उस समय बाहर दिव्या आई थी और दिव्या तन्वी को किडनैप करके अपने साथ ले जाती है। लेकिन दिव्या कहती है कि इसका क्रेडिट तेरी मदर इन लॉ को जाता है, क्योंकि उन्होंने भी मुझे बाकियों की तरह धोखा दिया। फिर वो कॉल करती है। सीमा कहती है जिसको तुम किडनैप करके लाई हो वो मेरे लिए बहुत ही कीमती है। फिर दिव्या कहती है तभी तो उसको मारना जरूरी है। सीमा कहती है मैं जानती हूँ तुम उसको नुकसान नहीं पहुँचाना चाहती, वरना तुम उसको कब का मार चुकी होती। तुम्हें मैंने धोखा दिया है, इसलिए तुम मुझसे बदला लो। तन्वी को कुछ भी मत कहना, प्लीज उसको छोड़ दो और बदले में मुझे ले जाओ। फिर तुम मुझे जो भी सजा देना चाहो दे सकती हो। दिव्या ये बात मान जाती है और कहती है कि मैं फोन करके बताऊंगी कब और कहां पर आना है। अभी सीमा देशपांडे दिव्या के पास पहुंच जाती है। रूम में ले जाकर उसकी काफी सेवा करती है, क्योंकि आज वो बहुत समय बाद उस औरत से मिली है जिसको वो अपना भगवान मानती है। लेकिन वो इस समय सीमा से नाराज भी थी, क्योंकि सीमा ने उसको पकड़वाने की कोशिश जो की थी। सीमा कहती है ये सब मैंने अपने बेटे के लिए किया। फिर सीमा उसको कहती है आज मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना चाहती हूँ, बताओ तुमने अब तक क्या क्या झेला। फिर दिव्या उनको अपने बारे में सब कुछ बताना शुरू करती है कि कैसे बड़े होने के बाद उसने अपनी आई को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया और खुद का जेंडर भी चेंज करवा लिया। की तरफ दिव्या बताती है कि एक दिन हमारी कंपनी को पुणे हाई कोर्ट की तरफ से पुराने केसेस को डिजिटाइज करने का ऑर्डर मिला और अनफॉर्चुनेटली आपकी फाइल मेरे ही डेस्क पर आ गई। तब जाकर मुझे पता चला कि आप मरी नहीं जिंदा है। उस फाइल में पहले नंबर पर मेरे बाबा की तस्वीर थी, उस आदमी की तस्वीर जो मुझे दरिंदों की तरह मारा करता था। फिर मुझे एहसास हुआ कि जिस मसीहा ने मुझे नई जिंदगी दी मैं उससे मिल सकती हूँ। फिर जब मैं आपको ढूंढते हुए हैदराबाद जेल में गई, इससे मुझे आपके किए हुए सभी मर्डर्स और अरेस्ट की डिटेल मिल गई। आपके सारे गहरे राज मेरे सामने आ गए कि आप कातिल क्यों बनी। फिर मैंने फैसला किया कि अगर मैं आपसे नहीं मिल सकती तो कम से कम आपकी फैमिली को खुश तो रख ही सकती हूँ। फिर मैंने तेजस के बारे में पता लगाया और उसकी दोस्त बन गई। फिर मैंने ही उसकी मुलाकात मेरी फ्रेंड तानवी के साथ करवाई। इस दिन उन दोनों की शादी हुई। मैं बहुत ही खुश थी। मैंने उनको आशीर्वाद भी दिया। फिर सीमा तेजस को इतनी अच्छी लड़की ढूंढ कर देने के लिए दिव्या को थैंक यू कहती है। फिर दिव्या बताती है कि कुछ दिन बाद मुझे सुनील गुप्ता नाम का एक लड़का पसंद आ गया और धीरे धीरे हम दोनों ही एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। फिर सुनील मुझे इसी रूम में लेकर आया और जब उसको पता चला कि मैं ट्रांसजेंडर हूँ तो उसने मुझे खूब मारा। मैंने फैसला कर लिया कि जिसने मेरे साथ बुरा किया है मैं उसको उसके किए की सजा जरूर दूंगी, ताकि वो किसी और के साथ बुरा ना कर पाए। और इस तरह से मैं आपकी शिष्य बन गई। फिर सबसे पहले मैंने सुनील गुप्ता को ठिकाने लगाया और एलेक्स भी उनमें से एक था। ये बात सुनकर सीमा कहती है कि तेजस मेरा बेटा जरूर है, लेकिन मेरी असली उत्तराधिकारी तुम हो। फिर
फिर तेजस भी अपनी टीम के साथ उस बिल्डिंग में पहुंच जाता है। फिर तेजस दिव्या को गन पॉइंट पर ले लेता है और रुकने के लिए कहता है, लेकिन जब वो नहीं रुकती तो वो दिव्या को शूट कर देता है। हॉस्पिटल में दिव्या से मिलने के लिए जाता है। दिव्या कहती है कि तुम्हारी आई हमारे जैसे लोगों की मसीहा है, तुम्हें नहीं पता कि उन्होंने अपनी लाइफ में क्या क्या झेला है। जब बिलर पकड़ा गया था इसलिए सीमा देशपांडे को वापिस से जेल जाना पड़ता है और तेजस खुद उनको अपनी कार में बिठाकर जेल छोड़ने के लिए जाता है। रास्ते में सीमा अपने बेटे को कहती है कि तुम मुझसे मिलने तो आओगे ना। तेजस कहता है जरूर आऊंगा, लेकिन तभी कार की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। उनसे आगे की कार में जा रहा ओमकार गाड़ी मोड़कर उनका पीछा करने के लिए कहता है। फिर कुछ दूर जाकर उनको तेजस की कार मिल जाती है और वो देखते हैं तेजस के हाथ कार के स्टीयरिंग के साथ बंधे पड़े हैं। फिर पूछने पर वो बताता है कि उसने मेरी गन निकालकर मुझे निशाने पर ले लिया और मुझे बांधकर नाले के रास्ते से भाग गई। अब ये सच्चाई थी या फिर तेजस ने कोई झूठी स्टोरी बनाकर अपनी माँ को भगा दिया।